Okay, good morning, ladies and gentlemen. There's only one person here. Oh, only one lady and one gentleman. Very good. I hope you guys can hear me. Yes, sir. Very good. All right, great. Okay, so let's start off where we ended yesterday. आज मैंने 3 सेशन रखे हैं मगर क्योंकि लास्ट फ्राइडे हमारा मेरा ख्याल है 20 मिनट सेशन कुछ हो गया था तो जो तीसरा सेशन है वो पूरे 40 मिनट्स का नहीं होगा वो बस वो 40 मिनट्स पूरे हो जाएं जो पिछली दफा के रह गए थे तो वो हो जाएगा anyway I appreciate those who have taken out the time to attend this session. Okay, let's see. All right, can you see the screen? Yes, sir. Very good. Yes. जी क्या क्या कह रहे कोई ओके सो यस्टरडे हम मैसेज स्ट्रेटजी और उसका फिर जो हम ट्रांसलेशन करते हैं तर्जुमा करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी में उसकी हम बात कर रहे थे तो जस्ट टू रिकैप जो आपकी मैसेज या पोजीशनिंग की स्ट्रेटजी है उसमें आपको अपने कंपेरेटर्स और कस्टमर्स के बारे में पता होना चाहिए ये कंपेरेटर्स हो गए ये कस्टमर्स हो गए आपके फिर आपके पीओपी और पीओडी के फैक्टर्स उनका पता होना चाहिए क्या चीज़ें आप डिलीवर कर सकते हैं सब चीज़ों को एक बेसिक फ्रेमवर्क से लिंक करें कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें जिसकी डेफिनेशन वही थी कि ब्रांड के होने या ना होने से फ़र्क क्या पड़ रहा है जो इंग्लिश में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इफेक्ट क्या आ रहा है अगर ब्रांड का नाम हो बिलमुकाबला ना हो तो हमने वो पहले ही चैप्टर में देखे थे टीवी की मिसाल कि आई थिंक तोशिबा की फैक्ट्री थी इंग्लैंड में जहाँ कुछ वो जीईसी जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी उनके लिए भी टीवी बना रहे थे उस पर जीई का लेबल लग रहा था और आइडेंटिकल टीवी पे उस पर शायद तोशिबा या हिटाची जो भी था उसका लेबल लग रहा था जापानीज ब्रांड का और जापानीज ब्रांड वाले जो है वो 70 या पता नहीं 100 पाउंड ज्यादा महंगे बिक रहे थे ये हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे सेकेंडरी लेवरेजिंग जिसे कहते हैं कि कंट्री ओरिजिन से बड़ा फर्क पड़ जाता है हालांकि एक ही फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट यूज हो रहा है सिर्फ उस पर लेबल डिफरेंट डाला जाता है तो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें ब्रांड पिरामिड को जहन में रखें ये जो जैसे कल भी बताया था कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी है ये मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है जैसे कहीं यूनिवर्सिटी में होता है ना कि जी 50% मिनिमम आपकी परसेंटेज हो इंटर में तो आप यहाँ दाखिला ले सकते हैं इसी तरह किसी कैटेगरी में एंटर होने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं ठीक है ना आप लैपटॉप बेच रहे हैं तो आप कहें कि लैपटॉप है वो स्क्रीन नहीं है इसकी तो इसको शायद कोई ना माने ठीक है ना तो बेसिक मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उस कैटेगरी में घुसने के लिए हैं फिर कंपेरेटर्स से बराबरी करनी पड़ती है अच्छा भाई ये क्या दे रहे हैं अगर सारे लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स मिनिमम 13 इंच की स्क्रीन दे रहे हैं तो आपको भी ये करना पड़ेगा अनलेस के आप कोई जीनियस हो और आप फिर कहें कि नहीं हम UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 2K 4K स्क्रीन जो है हम लाएंगे और 10 इंच में लाएंगे हम पोर्टेबिलिटी को लेना चाह रहे हैं वो एक अलग चीज़ हो जाएगी फिर वो POD में आ जाएगा बहरहाल फिर भी देखना पड़ता है कि कंपेरेटर्स दे क्या रहे हैं ये वो परफॉर्मेंस के बॉक्स से लिंक करता है पिरामिड के और कोरिलेशनल ये आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट्स हैं ये लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स
और एट्रीब्यूट्स के ज़रिए से बेनिफिट्स आते हैं, ये क्लास में भी डिस्कस हुआ था। एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स में है, बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है उन एट्रीब्यूट्स का। तो उन एट्रीब्यूट्स में कोरिलेशनशिप होनी चाहिए, जिसकी कुछ मिसालें कल दी थी। और पीओडी में वही स्ट्रॉन्ग, यूनिक और फेवरेबल आपकी एसोसिएशंस हो। फेवरेबल ये वही है, डिज़ायरेबल ऐसी चीज़ें, ऐसे एट्रीब्यूट जो कस्टमर्स चाहते हों, जो कि कंपेरेटर्स नहीं दे रहे। डिलीवरेबल हो कि वो आप एक्चुअली कर सकते हो, क्लेम करना बहुत आसान है। और डिफरेंशिएट करें आपको, ये वही आ गई डेफिनेशन का डिफरेंशियल इफेक्ट। तो मैं बेसिक्स को बार बार इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ, इंक्लूडिंग वो P इज इक्वल टू R माइनस C का जो इक्वेशन है। हाँ, ये देखिए, अटेंडेंस के लिए आप प्लीज़ ये चैट बॉक्स में हर सेशन में अपना नाम और रोल नंबर लिख दिया करें। ये बात मेरा ख्याल है 3 हफ्तों से हो रही है, जब से हमारे सेशंस हो रहे हैं। ये वेरी गुड, ताकि बाद में इशू ना हो कोई। ओके, अव्वल तो पता नहीं यूनिवर्सिटी पॉलिसी क्या अपनाएगी ऑनलाइन क्लासेस के अटेंडेंस के मामले में, क्योंकि आधी से ज़्यादा क्लास तो अटेंड ही नहीं करती है। ओके, अब जो आपकी मैसेज स्ट्रेटेजी है, जो आपने सोच लिया एनवायरनमेंट के बारे में, अब क्रिएटिव स्ट्रेटेजी आती है। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम होता है, क्योंकि वो इसमें स्पेशलाइज करते हैं। तो ब्रांड मैनेजर का काम ये होता है। एडवर्टाइजिंग का आपसे शुरू में भी पूछा था, सेमेस्टर के शुरू में, और अब आपने पढ़ भी लिया है। तो ये एडवर्टाइजिंग ब्रीफ, एड ब्रीफ पढ़ लिया कि क्या चीज़ होती है? पहले अटेंडेंस के टाइम भाई, मिस रिमशा, इफ यू कैन हियर मी, पता नहीं चलने की बात नहीं है। तो हर सेशन में मैं कहता हूँ, और अज्यूम्ड है कि आप बस अपने नाम जो है वो हर सेशन में लिख देंगे, ठीक है? यस सर। जी जी। सर एक्चुअली कल जब आपने बोला तो मुझे पता नहीं चला कि चैट बॉक्स में लग के लेना। बाद में मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आज तो अटेंडेंस नहीं हुई है ग्रुप में, तो नहीं, फिर आगे से आप समझ लें, जब तक ऑनलाइन चल रही हैं, पता नहीं कब तक चलेंगी, तो वो आपने खुद ही से चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है। मेरे कहने की यस जरूरत सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं चला था कल। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो एड ब्रीफ पढ़ा है आपने? एडवर्टाइजिंग ब्रीफ क्या चीज होती है? सब तीन, पढ़ा तो है 4, 5, 6, 7। हाँ, क्या पढ़ा है बताइए? सर, ये तो याद नहीं है। अरे बाबा, अगर यही नहीं याद रहा तो फिर याद क्या रहा? देखें, सर आई थिंक एक प्रेस रिलीज था, नहीं 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 नहीं, तो प्रेस रिलीज बिल्कुल नहीं होता ये। फिर एडवर्टाइजिंग ब्रीफ, ब्रीफ कहते हैं एक डॉक्यूमेंट को। अच्छा। इसीलिए इसी ये आपने सुना होगा ना, ब्रीफ केस होता है। यस सर। तो वो केस है, उसके अंदर ब्रीफ्स रखे जाते हैं। ब्रीफ्स का मतलब दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, इसलिए वो ब्रीफ केस कहलाता है। इसलिए ब्रीफ नहीं कहलाता वो जो ब्रीफ का दूसरा मफहूम है कि छोटा, कि जी मुख्तसर सी बात करें, आप ब्रीफली बता दें, नहीं, ये बात नहीं है। ये ब्रीफ है वो डॉक्यूमेंट जिनमें कोई कम्युनिकेशन होती है, कोई काम की बात होती है। तो एडवर्टाइजिंग ब्रीफ जो है, जो हमने ये अभी देखा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, मार्केट कौन सी है, कंपेरेटर्स कौन से हैं, हमारे कस्टमर्स क्या सोचते हैं हमारे बारे में, अभी हम क्या चाहते हैं कि वो क्या सोचें और क्या महसूस करें, ये एक डॉक्यूमेंट बना के एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया जाता है। बाज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अपने फॉर्मेट्स होते हैं एडवर्टाइजिंग ब्रीफ के, बाज़ कंपनियों के अपने होते हैं। तो मैंने जो देखा हुआ है खुद से, लीवर्स में, लीवर जॉब कहलाती है, तो उसमें तो
जो एजेंसी के होते थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, ये लिंटस एक थी, आई थिंक लिंटस मार्टिन प्यूरीज की वो अब हो गई है, इंटरफ्लो थी, और एशियाटिक थी जिसको ये फिर बाहर की कंपनी JWT जे वॉल्टर थॉमसन ने खरीद लिया। बहरहाल इनके सबके अपने डॉक्यूमेंट्स के वो होते थे फॉर्मेट, तो वो हम जो मार्केटिंग में काम करते थे, जब ऐड बनवाना होता था तो इनको लिख के बाकायदा वो देते थे कि भाई ये हमारी समझ है मार्केट के बारे में, मार्केट से मुराद है कस्टमर, कंपेरेटर्स के बारे में, और क्या अभी सिचुएशन है, और हम क्या चाहते क्या हैं, कम्युनिकेशन के नतीजे में क्या रिजल्ट निकले, क्या वो सोचें, बजट कितना होगा हमारा, और फिर ये बात स्पेसिफिक्स होते थे, जैसे डालडा के इश्तिहार में, जब डालडा यूनिलीवर का होता था, और अभी भी वो फॉलो करते हैं उसको, कि भाई आखिर में वो जो इश्तिहार में माँ बनी हुई है उनका हाथ जो है वो डब्बे को थपथपाएगा जैसे कि माँ बच्चे को थपथपाती है उसके सर पे प्यार से। तो वो इसीलिए फिर वो स्लोगन उस वक्त आता है टैगलाइन के, जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है, इसकी बुनियाद पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी फिर अपना काम शुरू करती है, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्रिएटिव स्ट्रेटजी का। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर एक पोजीशन होती है। क्रिएटिव डायरेक्टर, उसकी जो क्रिएटिव टीम है उसमें फिर ग्राफिक डिजाइनर हैं, उसमें आपके, आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्म, कॉपी राइटर, सॉरी, जो वर्ड्स लिखते हैं, जो लफाजी के माहिर होते हैं वो होते हैं, ठीक है, CGI कंप्यूटर ग्राफिक्स के होते हैं, इलस्ट्रेटर होते हैं, ये पूरी टीम होती है। तो फिर ये मिलके ये सजेशंस देते हैं कंपनी को, फिर मुलाकात होती है कि भाई हम चाहते हैं कि इस तरह से हो, तो कंपनी नहीं कहेगी कि मज़ाहिया बनाओ, ये जो हमने कल देखे थे, आज जो लास्ट में हम कर रहे थे, कि ह्यूमरस बनाओ या वार्म ऐड बनाओ, या उसमें सेक्स अपील डालो, या लव डालो, या म्यूजिक, उसमें म्यूजिकल ऐड बना दो, या खौफजदा कर दो, ये एजेंसी का काम है। वो स्पेशलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि भाई हमारे ख्याल से, फिर इसमें बैक एंड फोर्थ डिस्कशन होता है, और फिर जब कंपनी और एजेंसी में एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर आपने स्टोरी बोर्ड का पढ़ लिया कॉन्सेप्ट? यस सर, पढ़ लिया। देख भी लिए कुछ स्टोरी बोर्ड यस सर, लिखी है। है? यस सर, देखिए वो हम लोग बना रहे हैं ना TVC, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, तो वो स्टोरी बोर्डिंग का आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। मगर ये सारा काम शुरू होता है जब क्लाइंट और एजेंसी के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाए एडवर्टाइजिंग ब्रीफ की बुनियाद पे, ठीक है। आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, एडवर्टाइजिंग ब्रीफ, तो उसमें बेसिकली जो भी बताया है वही चीज़, और फिर वो स्टोरी बोर्ड बनता है, फिर एक्टर सेलेक्ट होते हैं, फिर डायरेक्टर, फिर सेट, वो सारा हेडेक जो है वो एजेंसी का होता है, जिसके लिए वो फिर उमूमन 15% कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं, जो हर इश्तिहार चलने पे भी वो लेंगे। इश्तिहार बनाने का खर्चा तो अलग है, और फिर हर इश्तिहार जो चलेगा उस पे भी उनका 15% जो है कमीशन होगा। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा भी एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है। स्पेशल इफेक्ट्स, SFX भी जिसे कहते हैं, ये आपने मूवीज में देखे हुए होंगे। बच्चा जो है वो हवा में उड़ रहा है, अभी एक इश्तिहार आ रहा है आई थिंक गुल अहमद के आइडियाज का, तो दो इश्तिहार हैं, एक में उन्होंने मेल लिया, एक में फीमेल, तो फीमेल किचन में है, और वो किचन मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े हॉल के बराबर है, क्योंकि इश्तिहार का किचन है, और उसमें फिर जमीन फटना शुरू होती है और प्लेटें गिरना शुरू होती हैं, और वो औरत उड़ती हुई धमाके से पीछे जाके गिरती हैं, और ये वो 70 लिखा हुआ आता है बड़ा सा कि गुल अहमद आइडियाज में 70% डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, तो वो फिर खुश हो जाती हैं। तो वो जो सारा जमीन का फटना और प्लेटों का गिरना और वो खातून का उड़ते हुए जाना शौक से, वो सब स्पेशल इफेक्ट्स के मरून मिन्नत होता है, मीनिंग उसके नतीजे में होता है। तो CGI एक्सपर्ट्स, एनिमेटर्स, ये सारे होते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक YouTube की वीडियो हम देख लें
शायद अगर ऑडियो चल जाए तो मज़ा आएगा, वरना फिर आप वो खुद से देख लीजिएगा, जिसमें कुछ क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज़ का दिखाया हुआ है। ये वाली जो क्लिप है, ये मैंने खुद अभी नहीं देखा हुआ। मेरे जो दूसरा कलेक्शन है इन सारी इक़साम की अपील्स का, इंफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल, अभी वो एक्सेस मेरे पास है नहीं, वरना वो आपको दिखाता। मेरे पीसी में लॉक्ड अप है, तो ये लैपटॉप से मैं कर रहा हूँ काम। तो अभी ये देखते हैं, उम्मीद है कि ऑडियो भी आपसे शेयर हो जाए, तो फिर आप देखें कि ये मोटिवेशनल अपील्स के बारे में क्या कहते हैं ये साहब। तो आवाज़ आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, लेट्स सी, स्टॉप शेयर। Just a minute. Share sound. Share sound. अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको YouTube की? Yes, sir. अच्छा, let me just play this for a few seconds and tell me if you can hear the sound. आई आवाज कोई? Yes, sir. Alright, great. चलें ये देखते हैं क्या कहते हैं। I'm not sure इसमें इन्होंने कौन से ऐड दिखाए हुए होंगे या एग्जैक्टली कौन सी अपील्स, बट आई थॉट के इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप कुछ एग्जांपल्स देख लें। If you had to guess, how many ads do you think the average person is exposed to daily? 100, 500, maybe 1,000? Digital marketing experts actually say that we're susceptible to anywhere from 4,000 to 10,000 ads a day. अच्छा, ये जो फिगर है ना, ये जाहिर है अमेरिका की वेस्टर्न वर्ल्ड की दे रहे हैं कि जहाँ 4 से 10,000 एड्स यौमिया आपको एक्सपोजर होता है। तो एक्सपोजर और अटेंशन में फ़र्क है। एक्सपोज का मतलब है कि आप लेट्स से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, बस में बैठे हुए जा रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, अखबार देख रहे हैं, तो एक्सपोज तो आप हो रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि आप अटेंशन दे रहे हो। तो वहाँ क्योंकि एडवर्टाइजिंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये वहाँ के फिगर्स हैं, ठीक है? या पाकिस्तान में कम है इससे। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, तो उसमें आप सोच लें कितना एड्स आते होंगे। यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें ऐड बीच-बीच में आ जाते हैं। आई होप कि इसमें ऐड ना आ जाए बीच में। और गुज़रते हुए दुकानों के बाहर जो उनके साइनेज लगी हुई होती है, स्टोर्स के अंदर साइनेज होती है, जो बड़े-बड़े वो बैनर्स उनके लटके हुए होते हैं। दीवारों पे आप देखें, ठीक है ना? वॉल्स का साइक्लेस जो है, वो तो प्लेस हो गया है कि डिलीवर हो रहा है घर पे। मगर वो जो बेल है उसकी जो बजाता है, तो स्पेसिफिक ट्यून है, वो एक किस्म की एडवर्टाइजिंग है उसकी रियल टाइम में। तो ये शायद मैं रोक-रोक के कमेंट करता रहूं, तो ताकि समझ आता रहे। Whether it's TV commercials, magazines, online articles, radio advertisements, or even those videos that you want to skip before watching a YouTube video, you're nearly constantly exposed to various brands. Now, if you're a marketer yourself, this poses a problem. How do you get your ad to stand out? Well, to begin, you must understand the two categories of advertising appeals, emotional and rational. From there, you decide from the 23 types of appeals that will effectively reach your audience. Now, what are those 23 types of appeals? That's a great question, and that's exactly why I'm here. Hello world, my name is Mike Ploger with Visme, and over the next few minutes, अच्छा, ये जो रैशनल इमोशनल कहा ना हमने अभी, जो किताब में देखा है, वो रैशनल के बजाय क्या लफ्ज लिखा हुआ है?
Hello, hello. Can you hear me? Hello. सर इमोशनल नहीं, रैशनल और इमोशनल तो इसने कहा है ना, हमारी किताब में अभी जो वो टेबल हम देख रहे थे उसमें क्या लिखा हुआ है? ईएसपी नहीं नहीं, ईएसपी तो है ही, इमोशनल सेलिंग प्रोपोजिशन, वो तो मैंने बताया था। अभी जो चार्ट देख रहे थे उसमें रैशनल के बजाय क्या लिखा हुआ था? मोटिवेशनल लिखा होता सर। मोटिवेशनल तो था, उससे पहले देखें इंफॉर्मेशनल था। तो इंफॉर्मेशन जो है वो ये जो इसने कहा है टर्म इस्तेमाल की है रैशनल। तो टर्मिनोलॉजी में मत कंफ्यूज हो जाया करें, आप खुद दिमाग लगाया करें कि अच्छा अपने दिमाग में चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करें कि ये भाई हमने तो अभी पढ़ा कि इंफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल। ये कह रहा है रैशनल और इमोशनल, ये क्या 5 अपील्स हो गई? ये 5 कैटेगरीज हो गई? नहीं, अब ये 23 अपील्स कह रहा है। हम कोशिश आप करें कि नहीं, इनको जो आपने बुक में कैटेगरी पढ़ी है, क्योंकि वो एक एकेडमिक ऑथर है उसने जिसमें उसको शामिल किया है। तो रैशनल हो गई इंफॉर्मेशनल, और इमोशनल जो ये लफ्ज कह रहा है वो हो गई ट्रांसफॉर्मेशनल, प्लस मोटिवेशनल अपील जो है। I'll explain and provide examples of each of these 23 types of appeals to help you better brand your product. Our first 14 types of appeals fall under the emotional category. These are intended to provoke feelings and emotions through imagery, impactful text, and even strong music. The personal appeal is often referred to as the emotional appeal. It can persuade a viewer by inciting sadness, jealousy, happiness, anger, you name it. Take this Gillette ad, for example. It appeals to the concerns of fathers by using actual sandpaper and research to show the importance of skin-to-skin contact with a newborn baby and the effects it could have later on. Everyone wants to feel included or a part of the most popular trends, and we're all influenced by what surrounds us. The social appeal captures just that. This IKEA example makes use of the social appeal by playing into the insanely popular TV show, The Game of Thrones. Even non-watchers like myself know the phrase that winter is coming, but IKEA put their own twist on it after learning that the show uses IKEA rugs to recreate Jon Snow's cape. Fans of the show instantly recognize it, appealing to their social desires. Everyone has a fear. Some we're willing to admit, others we're not, and some we may not even realize. The use of strong visuals helps bring out those fears in us. Here, the fear of losing even the most exotic animals may motivate us to want to save their habitat. If so, we note the link and we take action. Bringing humor into an ad can be very effective. It'll grab attention and spark a response in a viewer. However, it's much more rare because humor is subjective. What one person finds funny, another person might find offensive. So a marketer must fully understand their audience. Given its name, Virgin Mobile will push the boundaries of their advertisements with sexually charged ads. This bus here is no exception. We've all seen celebrities and athletes put their name on a product, whether it was Beyonce and Pepsi, or Peyton Manning and Papa John's, or even Mr. T and Snickers. We're all influenced by these huge names, even though they have nothing to do with their creation of the product. These ads stir popularity, and if your favorite celebrity is using a product, you're more likely to follow suit. We've all heard the phrase sex sells, and most often it does. That's why companies employ the most attractive models and even use sexy product shots in their ads. The most thought of example with this is Victoria's Secret, but you'll also see it with Old Spice, GQ, and Calvin Klein, as you have here. Heck, even Hardee's gave it a whirl when Kate Upton was seen eating their burgers in a sleek convertible. It's not something you'd expect, but hey, they went for it. A lot of us are suckers for a good love story. And just as romantic movies are big hits, the same can be said with romantic advertisements. They give us powerful, inspiring feelings, and it even will give us a sense of nostalgia.
Ralph Lauren utilizes this appeal quite often, and quite frankly, it doesn't take much. Just a couple that shares the look of love and happiness. The target audience for the youth appeal is actually the older generation, but advertisers will use actors who are much younger than that target audience. And advertisers want the consumer to feel younger and more energetic, and they lead us to believe that this can happen by using their product. This Centrum Silver ad uses Bruce Springsteen's energy and passion despite his age, and in doing so, it makes us believe that Centrum Silver is what creates such liveliness in someone. I don't know if you know this singer. Is a very popular singer, 64 years old, Bruce Springsteen. तो youthfulness की appeal, energy, vitality की appeal ये use कर रहे हैं. Car companies, active lifestyle brands, and travel companies love the adventure appeal. Hypothetically, these show us where their product can take us. It's new and exciting to the consumer, and it even creates a sense of what if. Think of Patagonia or Jeep as seen here. Just by seeing this ad, it makes me want to get a car that can take me to the beach, off-roading, or wherever life takes me. Unfortunately, for now, I'm stuck with a standard sedan. Similar to the social appeal is the popularity appeal. When a lot of people want to wear or do something, you want to do it too, and companies will purposely brand their products with their logo to ensure society picks up on that trend. One excellent example of this is actually a video which marketed the release of Baywatch in 2017. They held a slow-mo marathon and hundreds of the movie's anticipators participated in the event. I can guarantee you've never seen anything like it, so I encourage you to check it out to see what the popularity appeal is all about. Just like in movies, the music played over an ad must complement the setting or else the mood can be very confusing. The right music can inspire emotion or even encourage action from a viewer. There's an advertisement by Kohler TV where their music is upbeat and provides a very happy energy that adds to the color and quick shot transitions. In the end, this will make a viewer want to buy their brand rather than one of the others. Our 12th appeal is the empathy appeal, and this can actually be one of the more tricky techniques. You got to get a viewer to identify a problem that they've maybe never seen before, and this is typically used in public service announcements to evoke emotion and understanding a cause, which is exactly what you have right here with this Safe at Home Foundation advertisement. The viewer will better understand the consequences of domestic violence and be more inspired to help after seeing the powerful imagery complemented by some research. Turning dreams into reality is exactly what you have with the potential appeal. This is all about what could be, and LEGO nailed it when they helped kids see their potential with a series of ads placing them in rock stars, fire suits, or spacesuits as you have here. These ads were placed all around schools, playgrounds, and museums, where not only the kids would see it, but their parents would as well. The brand appeal allows companies to sell their product for higher cost due to consumers wanting to reach a higher status level that can only be achieved by wearing or using the brand. This product has nothing to do with quality and everything to do with perception. Take Starbucks, for example. Everyone wants to be a part of the exclusivity that the logo carries, and one's status rises when drinking Starbucks rather than an off-brand of coffee. Now that we've covered all the emotional appeals, let's break into the rational ones. These are focused on facts and logic and are much more trustworthy and authentic than the emotional appeals that we just covered. The first type of rational appeal is the pain solution. Now, most of us will wait to act until there's a problem that needs to be solved. We know we need help, and these ads direct us on where to go and what to do to solve the issue. This IKEA ad here focuses not on the product, but the solution that they're providing for their consumer. Brands are typically much more successful if they identify a problem and create a solution to fix it. The scarcity appeal is most often paired with the words limited time.
The product may be available, but not for long, and it may be even harder to find, making it more desirable for the consumer. Coke nailed this appeal with their personalized bottles campaign. Everyone wanted a bottle with their name on it, or would send photos of bottles to their friends. Sure, more impulse buys were made with this appeal, but who didn't want a Coke with their name on it? I sure did. Next, we have the statistics appeal. And whoa, Mark Zuckerberg, Marla Zuckerberg? Yeah, this ad transformed the Facebook creator into a woman. Why? To highlight the wage inequality between genders. With facts and statistics, and in this case, a little imagination, you can appeal to those who are more rational in their approach. Now, although it's effective, testimonials don't just have to be someone speaking highly of a product. You can think outside the box, like Doritos did when they asked fans to submit Super Bowl commercial ideas. Yeah, they got the public involved and more people were interacting with their brand. And by thinking outside the box, these ads stand out from the crowd. Our fifth rational appeal is the contrasting appeal, and surprise, we have another IKEA example. Clearly, they need to pay their advertising team more as they have some of the best examples that we have seen. Now, the contrast appeal can compare your product with another or even highlight what life would be like without your product. Here, you can see the contrast between the unboxed IKEA unit and the surrounding units that clearly need to shop at the store. With contrast, you can show how your brand is a step above the rest in a subtle way. Our next ad example is not a shoe ad. This isn't a shoe sole ad. This is actually a car advertisement. By appealing to those who have a love for fancy leather shoes, you're also reaching those who have a love for fancy cars, like BMWs. It all signifies a certain status level that is quite subliminal. Often you'll see apartments and fashion brands using this method, and I do hope that whoever drove with these shoes didn't get too many speeding tickets as they had a clear love for the gas pedal. Not every person or product is perfect, and guess what? That's okay. Being transparent about your flaws with an audience can show realness and, in a sense, actually earn brownie points. Volkswagen had a problem with third row seating in one of its earlier models. When they revealed a new model with additional seats, they played off of that previous model. We've posted a link to this commercial down in the description, so I encourage you to check it out for yourself. With the beauty appeal, advertisers are showcasing their product in the most appealing way possible. Whether it's perfect lighting or maybe photoshopping blemishes, all the focus will be on the product. This way the buyer can compare and choose the product that's right for them. This catalog from West Elm has beauty shots of all their products perfectly staged, lit, and accessorized. Speaking of photo editing, sometimes a more natural appeal will connect better with an audience. It's not about the promise of perfection and more about natural beauty. This ad by Lane Bryant takes the expectations of attraction and throws them in the trash with the I'm No Angel campaign. It's everything Victoria's Secret is not, and that message will leave an impact with their target audience. Hey, ladies and gentlemen, that is it. That is all 23 types of advertising appeal, so now it is your turn. Next time you're watching TV, reading a magazine, or scrolling through Okay, so I hope you were able to see and hear this brief clip. सबको आवाज सही आ रही थी और वीडियो? Yes, sir. हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट्स आप लेके जब लोकल टेलीविजन एडवर्टाइजिंग को देखें, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, रेडियो एड्स तो शायद आप सुनते ही ना हो। सुनता है आप में से कोई एफएम या कोई चैनल रेडियो का? No, sir. I guess not, हाँ। तो
आप जब देखना शुरू करेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई किया करें। तो आप देखेंगे कि ये जो अपील्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो आपको नज़र आएंगी। ह्यूमर यूज़ हो रहा है, लव यूज़ हो रहा है, वार्मथ यूज़ हो रही है, फन एंड एक्साइटमेंट। माउंटेन ड्यू के ऐड जो आ रहे हैं अभी लोकली बने हुए, तो उसमें फन एंड एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, जिसको इस आदमी ने एडवेंचर अपील का कहा था। ठीक है ना? Alright, so that is that as far as advertising is concerned. Again, ये इन्होंने वार्निंग या दी हुई है कि बाज़ दफ़ा ये अटेंशन गेटिंग टैक्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा ही इफेक्टिव हो जाती हैं और ब्रांड से डिस्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि ब्रांड के बेनिफिट्स क्या हैं और ब्रांड का नाम नहीं याद रहता। ओके, अच्छा, ये यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉपी टेस्टिंग का। कॉपी टेस्टिंग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो होती नहीं है, होनी चाहिए। जो हम ब्रांड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे कि अगर आप कॉस्ट और उसको मद्देनज़र ना रखें कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। रिसर्च की हम कल बात कर रहे थे कि रिसर्च कराई जाती है अपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी, इंसाइट्स के लिए भी, और अपने डिसीजंस के एक बैकग्राउंड या बेसिस बनाने के लिए, ताकि आप कह सकें कि भाई रिसर्च हमने कराई थी। तो कॉपी टेस्टिंग में ये होता है कि आपने जो कॉपी बनाई है, कॉपी एडवर्टाइजिंग में दो चीज़ों को कहते हैं। एक तो कॉपी कहते हैं, जैसे प्रिंट ऐड है तो उसमें विजुअल जो है तस्वीर, उसमें जो हेडलाइन है, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, पूरी को कॉपी कहते हैं। और एक कॉपी का मफहूम होता है कि जो खाली जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन एनी केस, कॉपी टेस्टिंग में होता है कि ऐड टीवी में चलाने से पहले या रेडियो पे या प्रिंट में पब्लिकेशन कराने से पहले आप कुछ सेलेक्ट कस्टमर्स के साथ टेस्ट कर लेते हैं कि इनको समझ आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ फेवरेबल है या नहीं। अच्छा, ना सिर्फ प्री टेस्टिंग होती है बल्कि बाहर पोस्ट टेस्टिंग भी होती है कि लेट से आपने 2 हफ्ते इश्तिहार चलाना है और 3-4 दिन हो गए इश्तिहार चले हुए, तो बीच में भी टेस्टिंग करेंगे कि भाई समझ आया था, आ रहा है इश्तिहार, देख रहे हैं लोग, उनका रिस्पॉन्स क्या है। अगर नहीं आ रहा तो बाकायदा कैंपेन को या इश्तिहार को पुल कर लेते हैं कि नहीं, हम नहीं चला रहे यार, क्योंकि फ़ायदा क्या चलाने का जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अर्ली टेस्टिंग के बावजूद बाज़ दफ़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं और फिर विथड्रॉ कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने देखा है बड़े से बड़े ब्रांड बाहर के भी, पेप्सी का है, किसने कहा था कि पेप्सी को 5 रुपए कम कर दो। वो आपको यकीन आए ना आए 2 रमज़ान चलाए, 2 साल चलाया उन्होंने, शायद को घसीटा है और पीटा है बगैर चेंज किए हुए। 1 साल तो चलाते रहे पूरे रमज़ान, और अगले साल जो है इसमें ज़रा सी मॉडिफिकेशन की और वो इश्तिहार चला दिया। कॉपी टेस्टिंग करवाने के बावजूद इश्यूज आ जाते हैं, तो वो बहरहाल कॉपी टेस्टिंग ना करें, फिर तो आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अंधेरे में तीर चला रहे हैं, पता ही नहीं कि हिट होगा या नहीं होगा। Okay, so we are less than a minute on this and we will begin immediately after for the second session. See, और उस सेशन में भी अपने अटेंडेंस डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में।